हेलो व्यूवर्स, वेलकम बैक टू सिल्वर केमिस्ट्री। तो आ गए पार्ट 5 के साथ, जिसमें हम पढ़ रहे थे क्लास 10th आईसीएसई बोर्ड का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है एब्जॉर्प्शन बाय रूट्स। तो ये रहा हमारा पार्ट नंबर 5। इस पार्ट नंबर 5 में हम पढ़ेंगे बच्चों द फोर्थ एंड फिफ्थ प्रोसेसेस, राइट। तो चलो विदाउट एनी डिले शुरू करते हैं अवर फोर्थ प्रोसेस, जिसका नाम है टर्जिडिटी एंड फ्लैसिडिटी। अब बच्चों ये टर्जिडिटी एंड फ्लैसिडिटी क्या होता है, एक एक करके इन दोनों को समझने की कोशिश करते हैं। तो देखो, अगर हम बात करेंगे टर्जिडिटी की, तो मैंने लिख रखा है यहाँ पे व्हेन अ प्लांट सेल इज केप्ट इन वाटर और हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। अब आपको पता होना चाहिए कि हाइपोटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन होता है जिसमें वाटर का कंटेंट यानी कि वाटर का अमाउंट ज़्यादा होता है, वेयर सॉल्यूट का अमाउंट कम होता है। तो मैंने लिखा है व्हेन अ प्लांट सेल इज केप्ट इन वाटर और हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, वो क्या करेगा, इट एब्जॉर्ब वाटर। और कौन से प्रोसेस की वजह से, ड्यू टू एंडोस्मोसिस, एंड इट फाइनली अटेन सच अ स्टेट दैट इट कैन नॉट एकोमोडेट मोर वाटर, दैट इज इट इज फुली डिस्टेंडेड। यानी कि जब आप प्लांट सेल को एक हाइपोटोनिक सॉल्यूशन के अंदर रखोगे तो बिकॉज ऑफ द एंडोस्मोसिस प्रोसेस वो क्या करेगा, वाटर को एब्जॉर्ब करेगा एंड एक ऐसी स्टेज पहुंच जाएगी जहां पे वो और वाटर को एब्जॉर्ब नहीं कर सकता। दैट मीन्स जो हमारा सेल है वो फुल्ली डिस्टेंडेड हो जाएगा, यानी कि वो और वाटर को एकोमोडेट नहीं कर पाएगा। एंड इस स्टेट को जहां पर वो और ज़्यादा वाटर को अपने अंदर नहीं ले सकता, उसी स्टेट को हम बोलते हैं बच्चों एज टर्जिडिटी, राइट। तो देखो मैंने लिखा है दिस स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम व्हेन नो मोर वाटर कैन एंटर इनटू अ सेल, उसी स्टेज को हम बोलते हैं एज टर्जिडिटी। एंड तब उस सेल को जब वो और वाटर को एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा, दैट मीन्स जितना उसका कैपेसिटी था उसने उतना वाटर एब्जॉर्ब कर लिया है, दैट कंडीशन उसको हम बोलते हैं टर्जिडिटी। एंड तब उस सेल को हम बोलेंगे दैट द सेल हैज टर्न टर्जिड, राइट। तो ये इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है टर्जिडिटी की, कभी कभी डायरेक्ट पूछ ली जाती है। अब देखो साथ ही साथ यहाँ पे पूछा एक क्वेश्चन, उसमें लिखा है डिफाइन टर्जर प्रेशर। अब आप इसको टर्जर बोल लो या टर्गर बोल लो, कैसे भी प्रोनाउंस कर सकते हो। तो देखो यहाँ लिखा है डिफाइन टर्गर प्रेशर एंड वॉल प्रेशर। चलो इसको विद द हेल्प ऑफ अ डायग्राम समझते हैं। लेट अस से मैं एक रफ हैंड डायग्राम बना रहा हूँ बच्चों प्लांट सेल का, राइट। दिस इज माई प्लांट सेल, राइट। ये मैंने एक प्लांट सेल ड्रॉ करा, राइट। ये रहा मेरा एक प्लांट सेल। अब देखो इस प्लांट सेल के अंदर बच्चों एक होगा हमारा बड़ा सा सेल ऑर्गेनेली, जिसको हम बोलेंगे एज वैक्यूल। साथ ही साथ इसके अंदर होगा बच्चों एक न्यूक्लियस, मैं आपके लिए लिख भी देता हूँ, दिस इज अवर न्यूक्लियस। ये रहा हमारा वैक्यूल, राइट। ये जो आउटर लेयर है, ये आपको पता है बच्चों, ये जो आउटर लेयर होती है दिस वन, इसको हम बोलते हैं सेल वॉल। वेरएज जो अंदर वाली मेम्ब्रेन होती है इसको हम बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन, राइट। अब देखो होगा क्या, ये जो वैक्यूल है बच्चों, इसके अंदर कुछ सेल का कंटेंट होगा, राइट। अब ये सेल का कंटेंट क्या करेगा, इस सेल वॉल के ऊपर, यानी कि इस सेल वॉल के ऊपर एक प्रेशर एग्जर्ट करेगा, एक प्रेशर एग्जर्ट करेगा। यानी कि ये जो सेल का कंटेंट है ये सेल वॉल के ऊपर क्या कर रहा है, एक प्रेशर एग्जर्ट कर रहा है। एंड इसी प्रेशर को हम बोलते हैं एज टर्गर प्रेशर, राइट। टर्गर प्रेशर, राइट। सिमिलरली इन रिटर्न ये जो हमारी वॉल, ये जो वॉल है आउटर लेयर जिसको मैं सेल वॉल बोलता हूँ, ये भी क्या करेगी, इस प्लांट के सेल कंटेंट पे एक प्रेशर एग्जर्ट करेगी। एंड उस प्रेशर को हम बोलते हैं एज वॉल प्रेशर, राइट। तो ये दोनों चीज़ें आप याद रखना, राइट। तो देखो ऐसे ही मैंने डेफिनेशन में भी लिख रखा है द प्रेशर एग्जर्टेड बाय द सेल कंटेंट। अभी मैंने दिखाया था ना आपको, यहाँ पर सेल का कंटेंट होगा, यहाँ पर ये क्या करेगा, इस सेल वॉल पे एक प्रेशर एग्जर्ट करेगा। तो देखो मैंने लिखा है द प्रेशर एग्जर्टेड बाय द सेल कंटेंट अगेंस्ट द सेल वॉल इन टर्जिड कंडीशन। और ये ऐसा कब होगा, जब सेल टर्जिड हो गया है, मतलब अब उसके अंदर मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर रीच कर गया है, उसको हम बोलते हैं टर्गर प्रेशर। बहुत ही इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है ये, 1 मार्क के लिए बहुत ज्यादा बार पूछी जाती है, राइट। एंड साथ ही साथ में जो इनवर्ट प्रेशर लग रहा था, यानी कि जो हमारा सेल वॉल अंदर की तरफ सेल कंटेंट के ऊपर प्रेशर लगा रहा था, उसको हम बोलते हैं एज वॉल प्रेशर। तो देखो मैंने लिख रखा है एंड द इनवर्ट प्रेशर एक्सर्टेड by the cell wall against the cell content under fully turgid condition is called as wall pressure। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट
क्वेश्चन है, मैं बार बार बता रहा हूँ, इसको अच्छे से कर लेना। चलो आगे बढ़ते हैं, और साथ ही साथ में ये जो डायग्राम है इसकी लेबलिंग भी देख लेना। अब देखो एक और कंडीशन आती है, ये जो सेल का कंटेंट इस सेल वॉल पे एक टर्गर प्रेशर लगा रहा है, कभी कभी ये प्रेशर क्या हो जाता है, बहुत ज़्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से ये जो सेल वॉल है इस टर्गर प्रेशर को विथस्टैंड नहीं कर पाती है और ये सेल रप्चर हो जाता है, यानी कि फट जाता है, राइट। तो आपने देखा होगा कभी कभी जो वेजिटेबल्स और फ्रूट्स होती हैं वो रप्चर हो जाती हैं, यानी कि फट जाती हैं, यानी कि बर्स्ट हो जाती हैं, वो बिकॉज ऑफ द टर्गर प्रेशर होती हैं, बिकॉज ऑफ द एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ टर्गर प्रेशर होती हैं। अगर ये टर्गर प्रेशर को ये वॉल प्रेशर काउंटर बैलेंस कर ले तो ये बर्स्ट नहीं होगा, लेकिन ये सेल कब बर्स्ट होगा, जब ये टर्गर प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा एंड ये सेल वॉल उसको विथस्टैंड नहीं कर पाएगी, तब ये सेल फट जाएगा, यानी कि रप्चर कर जाएगा, राइट। तो ये भी इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये भी साथ साथ में याद रखना। अब देखो आ गया सिग्निफिकेंस ऑफ टर्जिडिटी, यानी कि इंपॉर्टेंस ऑफ टर्जिडिटी। चलो देखते हैं एक एक करके, 4 पॉइंट्स लिखे हुए हैं। सबसे पहला कह रहा है बच्चों, इट हेल्प्स इन द मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम सेल टू सेल। बिकॉज ऑफ द टर्जिडिटी वाटर क्या कर सकता है बच्चों, मूव कर सकता है फ्रॉम सेल टू सेल, तो ये इसका इंपॉर्टेंस है। सिमिलरली दूसरे पॉइंट में कह रहा है, इट प्रोवाइड्स रिजिडिटी, यानी कि कठोरता, सख्तनेस प्रोवाइड करता है टू सॉफ्ट टिश्यूज सच एज लीव्स, देयर बाय मेंटेनिंग देयर प्रॉपर शेप। याद रखना बच्चों, ये जो टर्जिडिटी का प्रोसेस है, ये टर्जिडिटी का प्रोसेस जो सॉफ्ट टिश्यूज होते हैं जैसे कि लीव्स, उनको हेल्प करता है इन रिमेनिंग टर्जिड, यानी कि उनको सख्त रहने में हेल्प करता है एंड वो अपना शेप लूज नहीं करती हैं। तो आपने देखा होगा कि नॉर्मली जो लीव्स होती हैं प्लांट की, वो कभी कभी क्या होती हैं, वो फोल्ड नहीं होती हैं ना ड्रूप होती हैं, एंड वो ड्रूप या फोल्ड क्यों नहीं होती हैं, वो अपना शेप लूज क्यों नहीं करती हैं, बिकॉज ऑफ द टर्जिडिटी, राइट। तो ये सेकेंड पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है। थर्ड देखो ये कह रहा है, इट ऑल्सो हेल्प्स इन ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमा। याद रखना ये जो टर्जिडिटी है बच्चों, ये हेल्प करता है इन द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा ऑल्सो। साथ ही साथ फोर्थ पॉइंट देखो, फोर्थ में कह रहा है, इट ऑल्सो ब्रिंग अबाउट द ड्रूपिंग ऑफ लीव्स। बच्चों ये हेल्प करता है इन द ड्रूपिंग ऑफ लीव्स भी। तो ये टर्जिडिटी के कुछ इंपॉर्टेंस हैं, तो इनको अच्छे से याद रखना, राइट। और साथ ही साथ में देखो ये जो लास्ट पॉइंट है यहाँ पर, ये जो हमने लिखा है कि इट ऑल्सो ब्रिंग्स अबाउट ड्रूपिंग ऑफ लीव्स। अब देखो इसके एग्जाम्पल की बात करूँ तो आपने एक प्लांट सुना होगा जिसका नाम है टच मी नॉट, जिसका नाम है साइंटिफिक नेम है मिमोसा प्यूडिका, राइट। टच मी नॉट, जैसे ही आप उस प्लांट को टच करते हो, यानी कि उस प्लांट की लीव्स को टच करते हो, तो वो क्या हो जाती हैं, ड्रूप हो जाती हैं, यानी कि मुरझा जाती हैं। ऐसा क्यों होता है बच्चों, कि वो माइक्रोस्कोपिक लेवल पे वाटर को लूज कर जाती हैं, जिसकी वजह से वो अपना टर्जिडिटी खो बैठती हैं और वो ड्रूप कर जाती हैं, राइट। तो इसके एग्जाम्पल में ये मिमोसा प्यूडिका भी याद रखना, राइट। तो दिस इज वन ऑफ द एग्जाम्पल फॉर ड्रूपिंग ऑफ लीव्स। तो मैंने साइंटिफिक नेम लिखा है यहाँ पे मिमोसा प्यूडिका, इसका नाम होता है टच मी नॉट प्लांट, राइट, टच मी नॉट प्लांट, राइट। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट आ गया हमारे पास फ्लैसिडिटी। अब ये फ्लैसिडिटी क्या होता है, तो यू विल से सर ये वो कंडीशन होती है जिसमें जो सेल का कंटेंट होता है वो श्रंकन हो जाता है, यानी कि सिकुड़ जाता है, एंड द सेल इज नो मोर टर्जिड, एंड सेल जो है वो टर्जिड या टाइट नहीं रहता है, उसको हम बोलते हैं फ्लैसिडिटी। एंड उस कंडीशन में जो हमारा सेल है वो क्या कहलाएगा, फ्लैसिड, राइट। तो याद रखना बच्चों, फ्लैसिडिटी क्या एक कंडीशन है जिसमें सेल का जो कंटेंट है वो श्रंकन हो जाता है, एंड द सेल इज नो मोर टाइट, इज कॉल्ड एज फ्लैसिडिटी, एंड द सेल इज सेड टू बी फ्लैसिड। अब नॉर्मली ये जो फ्लैसिडिटी का कंडीशन होता है ये तब होता है बच्चों जब हम किसी प्लांट सेल को रखेंगे एक हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में, तो जो प्लांट के अंदर का सेल कंटेंट है, यानी कि जो स्पेशली वाटर है, वो बाहर मूव कर जाएगा बिकॉज ऑफ द एक्सोऑस्मोसिस प्रोसेस, जिसकी वजह से जो सेल का कंटेंट है यानी कि वो सारा का सारा बाहर चला जाता है, स्पेशली वाटर की बात कर रहा हूँ मैं, एंड सेल हमारा श्रंकन हो जाता है। तो ये फ्लैसिडिटी का डेफिनेशन भी इंपॉर्टेंट है, याद रखना। चलो आगे बढ़ते हैं। तो देखो नेक्स्ट हमारा प्रोसेस दे रखा है प्लाज्मोलाइसिस एंड डीप्लाज्मोलाइसिस। चलो इस प्लाज्मोलाइसिस और डीप्लाज्मोलाइसिस को समझने की कोशिश करते हैं। बच्चों ये जो प्लाज्मोलाइसिस होता है ये सिमिलर होता है टू दैट ऑफ फ्लैसिडिटी। अगर बात करें इस प्लाज्मोलाइसिस की तो यू विल से प्लाज्मोलाइसिस इज द श्रिंकेज, यानी कि सिकुड़ जाना, किसका, ऑफ द साइटोप्लाज्म एंड सेल मेम्ब्रेन, किसका, ऑफ अ प्लांट सेल, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। यानी कि जब मैं प्लांट सेल को एक हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में डालूंगा तो उसका श्रिंकेज हो जाएगा अलॉन्ग विद सेल मेम्ब्रेन एंड द साइटोप्लाज्म। लेट अस से फॉर एग्जांपल
मेरे पास ये एक प्लांट सेल है, यहाँ पे मैं एक प्लांट सेल बना लेता हूँ, दिस इज माई प्लांट सेल। राइट, दिस इज माई प्लांट सेल। अब देखो स्टार्टिंग में क्या होगा, इनिशियल में इसके अंदर एक वैक्यूल होगा, साथ ही साथ में इसके अंदर एक न्यूक्लियस होगा। अभी स्टार्टिंग में ये अपनी फुल्ली टर्जिड कंडीशन में है, यानी कि ये फुल्ली डिस्टेंडेड है, टर्जिड कंडीशन में। लेकिन जैसे ही मैं इस प्लांट सेल को हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में डालूंगा तो इसके अंदर का ये जो सेल मेम्ब्रेन है एंड जो साइटोप्लाज्म है, ये क्या हो जाएगा, इसका श्रिंकेज होना स्टार्ट हो जाएगा, मीनिंग ये सिकुड़ना स्टार्ट कर देगा। तो कुछ ऐसी स्टेट में आ जाएगा, देखो ये यहाँ कुछ ऐसी स्टेज में पहुंच जाएगा बाद में, व्हेन आई हैव प्लेस दिस सेल इन हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। तो देखो होगा क्या, ये जो सेल का कंटेंट था यानी कि अलोंग विद सेल मेम्ब्रेन एंड साइटोप्लाज्म, इस दोनों का सिकुड़ना स्टार्ट हो जाएगा, यानी कि या तो ये कंसंट्रेट हो जाएंगे सेंटर में या फिर किसी भी वन ऑफ द कॉर्नर में ये जाके इकट्ठे हो जाएंगे, राइट। तो इस कंडीशन में अब मैं सेल को बोलूंगा बच्चों एज टू बी प्लाज्मोलाइज्ड, यानी कि इसका क्या हो गया, प्लाज्मोलाइजेशन हो गया, यानी कि प्लाज्मोलाइज्ड हो गया। देख सकते हो आप क्लियरली, ये जो सेल का कंटेंट था ये सिकुड़ के एक कॉर्नर में चला गया अलोंग विद द सेल मेम्ब्रेन। एंड इस कंडीशन में जब इस सेल का यानी कि इस टर्जिड सेल का श्रिंकेज हो जाता है, तब मैं इसको बोलता हूँ प्लाज्मोलाइज कंडीशन, राइट। तो देखो मैंने वही लिखा है, प्लाज्मोलाइजेस इज द श्रिंकेज ऑफ द साइटोप्लाज्म एंड द सेल मेम्ब्रेन ऑफ अ प्लांट सेल अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। यानी कि कहाँ रखूंगा मैं इसको, तब जब मैं इसको रखूंगा हाइपरटोनिक सॉल्यूशन के अंदर। अब आप मुझे बताना यहाँ पे कौन सा प्रोसेस हुआ है, एंडोऑस्मोसिस या एक्सोऑस्मोसिस, ये आपको कमेंट करना है। सिमिलरली याद रखना बच्चों, इस कंडीशन में जब ये टर्जिड सेल प्लाज्मोलाइज्ड हो गया तो मैं इसको बोलूंगा एज प्लाज्मोलाइज्ड सेल। तो वही लिखा है, इन दिस कंडीशन द सेल इज सेड टू बी प्लाज्मोलाइज्ड, राइट। लेकिन अब जब ये सेल प्लाज्मोलाइज्ड हो चुका है और मैंने अगर इसको हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में डाल दिया, तो अगेन इस प्लाज्मोलाइज्ड सेल का रिकवरी होना शुरू हो जाएगा। मीनिंग जैसा ये स्टार्टिंग में था ये वैसा ही बन के आ जाएगा आफ्टर गेनिंग वाटर। और वहां कौन सा प्रोसेस हो रहा है, एक्सोऑस्मोसिस या एंडोऑस्मोसिस, ये अगेन आपको मुझे कमेंट करके बताना है, राइट। अगेन सेल अपना स्ट्रक्चर वापस से रीगेन कर लेगा, यानी कि रिकवर कर लेगा, और अगेन वो जैसी स्टार्टिंग कंडीशन में था वैसे ही वो आ जाएगा। यहां से जो प्लाज्मोलाइज्ड सेल का आफ्टर गेनिंग वाटर बिकॉज ऑफ द प्रोसेस ऑफ एंडोऑस्मोसिस, यहां पर ये कैसा हो गया, डीप्लाज्मोलाइज्ड, राइट। एंड ये जो रिकवरी हुआ है इस प्लाज्मोलाइज्ड सेल का इनटू डीप्लाज्मोलाइज्ड सेल, इसी को हम बोलते हैं बच्चों एज डीप्लाज्मोलाइसिस, यानी कि प्लाज्मोलाइसिस का जस्ट उल्टा। तो मैंने लिखा देखो, ऑन द अदर हैंड द रिकवरी ऑफ प्लाज्मोलाइसिस इज कॉल्ड एज डीप्लाज्मोलाइसिस। तो ये अगेन इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, प्लाज्मोलाइसिस एंड डीप्लाज्मोलाइसिस। लास्ट में जाते जाते एक इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा है जहां से क्वेश्चन बन जाता है, राइट। देखो नोट में लिखा है, जो प्लाज्मोलाइसिस होता है इट कैन टेक प्लेस ओनली इन लिविंग सेल्स, ये सिर्फ लिविंग सेल्स में हो सकता है, बट इट कैन नॉट टेक प्लेस इन डेड सेल। क्यों नहीं हो सकता डेड सेल में, अब ये रीजन इंपॉर्टेंट है। अब वो पूछेगा व्हाई प्लाज्मोलाइसिस कैन नॉट टेक प्लेस इन डेड सेल, तो यू विल राइट एज द सेल मेम्ब्रेन इन डेड सेल लूजेज इट्स सेमी परमिएबिलिटी, जिसकी वजह से मूवमेंट किसी भी चीज का, सॉल्यूट का एंड सॉल्वेंट का नहीं हो सकता, एंड वहां पे हमें प्लाज्मोलाइसिस या डीप्लाज्मोलाइसिस जैसा प्रोसेस देखने को नहीं मिलेगा। तो ये हुआ बच्चों हमारा पार्ट नंबर 5 खत्म। तो आई होप आपको पार्ट 5 अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा प्लीज़ डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट कि आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हो। थैंक यू सो मच।